सर एक क्वेश्चन था मेरा। ये क्वेश्चन कीजिए। सर क्लैडिंग में जब हम जर्कोनियम की कराते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन सा आइसोटोप का कम है क्रॉस सेक्शन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, तो हम उसी को यूज करें। हाँ, बेसिकली हम जर्कोनियम की क्लैडिंग करते हैं और जब भी कोई मटेरियल हमने इस्तेमाल करना होता है तो प्रोबेबली जो नेचर में जो आइसोटोप सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन जर्नल जिरकोनियम के केस में हम इसको देख लेंगे कि मुख्तलिफ आइसोटोप्स की क्रॉस सेक्शन क्या है और कितना उनमें डिफरेंस है। सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसका जवाब मैं लिटरेचर देख के आपको दूंगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। और कोई सवाल? और कोई सवाल किसी का? हम आज एक इम्पोर्टेंट स्टेप डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का, और वो है एक प्योर और क्लीन एनवायरनमेंट में मटेरियल को पिघलाना। इससे पहले कि हम एक्चुअल इस प्रोसेस में आए विच इज वैक्यूम आर्क, इस केस में मेल्टिंग, वैक्यूम आर्क मेल्टिंग, लेकिन इन जर्नल फर्नेस का नाम है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग। और क्यों उसका नाम रीमेल्टिंग है और हम इसको क्यों मेल्टिंग कह रहे हैं ये भी फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। लेकिन पहले हम ये करते हैं, रिकैप कर लें जो कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, पिछले 2 लेक्चर में। हम स्टार्ट करते हैं ओर से। जिरकोनियम की जो सबसे पॉपुलर ओर है वो जिरकॉन है, जिसमें कि जिरकोनियम और सिलिकॉन ये 2 एलिमेंट्स हैं और इन रेशियो ऑफ 2:1। तो ये बेसिकली जिरकॉन इज ए मिनरल जो कि ओर के अंदर है, और इसको हमने कंसंट्रेट बनाने के बाद अब जिरकॉन के साथ हमने क्या किया था, हमने इसको पहले फ्यूज किया था। इसके अंदर जिरकोनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। लीचिंग का एक आम तरीका तो ये होता है कि आपने केमिकल डाला और लीचिंग ने आपके काम की चीज को अटैक किया और सीधी सी ये निकल आई, ठीक। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने इस पूरी ओर को हमने कॉस्टिक सोडा के साथ फ्यूज किया है। एक सॉलिड स्टेट प्रोडक्ट हमें मिली है which is zirconia, which is basically the product of reaction of sodium hydroxide with zircon। तो हुआ क्या है कि ये दोनों जिरकॉन की जो दोनों ऑक्साइड्स हैं ये कन्वर्ट हो गई हैं सोडियम सॉल्ट्स में, सोडियम जिरकोनेट और सोडियम सिलिकेट। ये हमने क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि इसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिली है, ये दोनों मिली है, इनमें से एक पानी में सॉल्युबल है ठंडे पानी में, दूसरी ठंडे पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो इसका अब हमने फायदा उठाया और अब हमने पानी से अब हमने लीच किया इसको, अब हमने पानी से इसको लीच किया है। तो पानी से लीच किया तो क्या होगा, हमारे पास अब पानी में एक वो चीज होगी जो कि डिसॉल्व हो गई और दूसरी जो डिसॉल्व नहीं हुई है। तो इसको ये स्लरी कहते हैं, इसको हम फिल्टर कर लेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन से, और जब फिल्टर कर लेंगे तो ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अब हमारे पास पानी में डिसॉल्व क्या चीज आई है, जो जिरकोनियम जिसमें एनरिच्ड है, जिसमें मेटल वैल्यू हमारे पास एनरिच्ड है। इसका हमने रिएक्शन कराया नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा के अब हमारे पास जो चीज मिली है वो क्या है, वो हमारे पास वो नाइट्रेट सोल्यूशन है जो कि एक्वस इनपुट है फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या करना है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ये करना है कि जो अब जिरकोनियम के अंदर हैफनियम था, उस हैफनियम को या बाकी और जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं उनको उससे जिरकोनियम को सेपरेट करना है और बहुत प्रिसाइसली सेपरेट करना है।
तो जो कुछ भी हमने यहाँ देखा है बेसिकली इस सारे प्रोसेस की, और जो आगे भी आ रहा है इसमें सेंट्रल स्लाइड जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या कर रही है, वो एक एक एटम को चुनकर, एक एक मॉलिक्यूल को चुनकर जिरकोनियम की वैल्यू, जिरकोनियम हमारा वैल्यू आइटम है, मेटल वैल्यू जिरकोनियम है, इसको अलग कर रही है बाकियों से। और ये एक सेल में नहीं हो सकता, तो ये रिपीटेडली बहुत से सेल्स में ये काम आगे पीछे होता है। पहले एक दफा हुआ, फिर रिपीट हुआ, और बार बार करने से फिर जिरकोनियम की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि हमें डिजायरेबल मिल जाती है, तो बस हम वहां इस प्रोसेस को रोक देते हैं। ठीक, तो इस काम को करने के लिए हमें क्या था, हमें जिरकोनियम चाहिए था सोल्यूशन में, एक उस सोल्यूशन में। तो वो हमने ये सारे काम जो किए हैं वो बेसिकली जिरकोनियम ऑक्साइड को जिरकोनियम एक्वस सोल्यूशन में लाने के लिए। रास्ते में हमने फायदा क्या उठाया कि जब हमने इसको एक सॉलेबल बना रहे थे सोडियम जिरकोनेट, तो वो बनाया इस ट्रिक से कि हमने सिलिकेट को, जो एक अगेन मेजर इसमें वो है अनडिजायरेबल एलिमेंट है, तो सिलिकेट्स को हमने यहाँ से अलग भी कर दिया, वो हमारे स्टेप पे कर रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के नतीजे में हमने इनपुट दिया था एक्वस जिरकोनेट, और आउटपुट में क्या आएगा, ये जिरकोनेट जो है अभी चला जाएगा ऑर्गेनिक में, ये ऑर्गेनिक में चला जाएगा। और ऑर्गेनिक में हम क्या, पहले स्क्रबिंग का मतलब सिर्फ ये है कि जो ऑर्गेनिक है उसको एक दफा धो ले नाइट्रिक एसिड से। ये एक्वस है, तो क्या होगा, जो चीज एक्वस में आनी होगी वो आ जाएगी यहाँ से, विच इज हैफनियम बेसिकली। और ये सब करने के बाद अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो कुछ भी जिरकोनियम अब है उसको हमने स्ट्रिप आउट करना है, उसको हमने पकड़ के निकालना है। तो वो हम नाइट्रिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड में कर लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड उसको स्ट्रिप आउट कर लेगा, और फिर स्ट्रिप आउट किस में करेगा, स्ट्रिप आउट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक से एक्वस में लाएगा, और फिर इसको प्रिसिपिटेट कर लेंगे इस एक्वस को हम अमोनिया के जरिए से। ठीक, तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए ऑर्गेनिक में ले आए, और अब उस ऑर्गेनिक से निकाल के हम उसको एक प्रिसिपिटेट के फॉर्म में ले आए। तो हमें क्या मिल गया, जिरकोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पानी का खेल था ना, तो जाहिर है अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ड्राई करना है। ड्राई कर लिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हाइड्रोक्साइड में भी है, तो इसको हमने फिर हाई टेम्परेचर पे ले जाके गर्म करेंगे, तो हाइड्रोक्साइड टूट जाएगी, ऑक्साइड अलग हो जाएगी और मॉइस्चर अलग निकल जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या हमें मिला है, हमें मिला जिरकोनियम ऑक्साइड। अब गौर से देखें कि हम जिरकोनियम ऑक्साइड से शुरू हुए थे और जिरकोनियम ऑक्साइड पे खत्म हो गए इतने लंबे साइकिल के बाद। ठीक है, फिर आगे वहीं पे चले थे जहां से हम, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। ये वो चीज थी जिसमें जिरकोनियम जो था उसके साथ और बहुत सी चीजें भी मौजूद थी, और अब हमें जो जिरकोनियम ऑक्साइड मिला है ये न्यूक्लियर ग्रेड जिरकोनियम ऑक्साइड है, हाई प्योरिटी जिरकोनियम ऑक्साइड है। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको, ये ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड है अब ये, तो इसके बाद हमने इसमें से ऑक्सीजन को किसी सूरत से फारिग करना है, और अल्टीमेटली हमने मेटल की तरफ आना है। तो इसको, ये भी चीजें दो स्टेप में होंगी, पहले ऑक्सीजन को निकालेंगे और फिर जिस चीज ने ऑक्सीजन को निकाला है उस चीज को निकालेंगे। तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम हैलाइड इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो हम जिरकोनियम ऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड में। दिस इज ए मेजर यूनिट प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जिरकोनियम स्पॉन्ज। ठीक, मेजर प्रोसेस प्लस प्रोसेस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में याद है क्या चीज होती है, प्रोसेस और ऑपरेशन में फर्क क्या है। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें कुछ चीजों को प्रोसेस कहते हैं और कुछ को ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन वो चीज होती है जो भी हम अमल करें, और उस अमल का वो अमल जो है वो बेसिकली वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस से खेल रहा होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होते। जैसे कि मिसाल के तौर पे फ्रॉथ फ्लोटेशन है,
मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक सेपरेशन है, वो चीजें जो केमिकल नेचर को और की ना बदले, सिर्फ उसको अलग करते हैं, बाकी जो गैंग मटेरियल है उसको ऑपरेशन कहते हैं। क्रशिंग इज एन ऑपरेशन, ग्राइंडिंग इज ऑपरेशन, सीविंग इज ऑपरेशन, लेकिन प्रोसेस वो होते हैं जिसमें हम रिएक्ट करा के और इसके केमिकल नेचर को बदलते हैं। तो दिस स्टेप इज एन इम्पोर्टेंट मेजर यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस, मेजर यूनिट प्रोसेस। न्यूक्लियर ग्रेड जिरकोनियम ऑक्साइड हमारे पास आ गया। इसको हमने क्या किया, इसको हमने कार्बन बाइंडर के साथ मिक्स किया, कार्बन बाइंडर के साथ, और मिक्स करने के बाद ये तो पाउडर, इसको क्रश करके पाउडर तो आया गया था ना हमारे पास, प्रेसिपिटेट हुआ था ये, और उसके बाद हमने इसकी वेट एक्सट्रूजन की है, इसकी वेट एक्सट्रूजन की है, और इसके ब्रिकेट्स बना ली, छोटी छोटी ईंटें या टिक्कियां बना ली, इसको ड्राई कर लिया, और उसके बाद इसको कोक्ड, इसको मतलब इन अ वे कोक की टर्म इस्तेमाल हो रही है, वो कार्बन जो इसके साथ मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अब इसको कार्बन कंटेनिंग जिरकोनियम ऑक्साइड को हमने क्लोरिनेट किया है, हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन एक्सपोज की है, ठीक। तो क्लोरीन बेसिक क्या करेगी, क्लोरीन यहाँ से ऑक्सीजन को खींच के निकाल देगी, ऑक्सीजन को अलग कर देगी। अगर ये ऑक्साइड जो है ये एक हल्की फुल्की से मतलब बॉन्डिंग ऑक्सीजन और मेटल की स्ट्रांग नहीं है, तो क्लोरीन आराम से इसको खींच लेगी। अगर ये बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अगर मेटल जो ऑक्साइड बना रहा है, अगर वो मेटल जो है वो उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है, जिरकोनियम इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज, तो फिर क्लोरीन जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर क्या है कि हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, इसीलिए हमने कार्बन को इंट्रोड्यूस किया है, कार्बन इससे ये खींचेगी और क्लोरीन जो होगी इस मेटल के साथ मिलके क्लोराइड्स बना लेगी। अगर ये काम फौरन नहीं होगा तो जिरकोनियम कार्बाइड बना लेगा, उससे भी स्ट्रॉन्ग है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन खींच के SCO2 बनाएगी, SCO। इन दोनों का रेशियो जो है डिपेंड किस पे करेगा, वो इस पे करेगा कि कार्बन किस क्वांटिटी में हम दे रहे हैं, और वो इस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर हमारा क्या है, ठीक। तो टेम्परेचर इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है। कार्बन क्यों इस्तेमाल होती है हमने डिस्कस कर लिया, और हमने भी डिस्कस कर लिया कि स्टेबल ऑक्साइड्स कैन नॉट बी क्लोरिनेटेड विदाउट कार्बन, कार्बन रिड्यूसेस द ऑक्साइड व्हिच फॉर्म्स क्लोराइड विद द क्लोरीन सब्सिक्वेंटली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो चीजें हैं ये वोलेटाइल है, ये क्लोराइड्स वोलेटाइल है। लिखी तो इक्वेशन जिरकोनियम ऑक्साइड की है ना, लेकिन क्या सिर्फ जिरकोनियम ऑक्साइड ही होगा, प्रैक्टिकली नहीं। बेशक ये हाई प्योरिटी है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ और ऑक्साइड्स बेशक ppm लेवल पे हो या बहुत ही माइनर क्वांटिटी में हो, लेकिन होंगी तो ना। तो जब हमारे पास ये वोलेटाइल्स आ रहे हैं हैलाइड, तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव कंडेंसेशन या एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर और कार्बन को सेट किया, प्रेशर को सेट किया, और हमने एक क्लोराइड को इवेपोरेट पहले करा दिया, फिर दूसरी को करा दिया, फिर तीसरी को करा दिया। तो हमने इस तरह क्या किया, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की। ये अगेन क्या है, इसकी प्योरिटी को इनहेंस करने का तरीका है। और अल्टीमेटली फिर ये होगा क्या कि इसके जो वेपर्स हैं क्लोराइड के, वो यहाँ से इस रिएक्शन सेल से निकल के एक और रिएक्शन सेल में चले जाएंगे, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा इससे वहां ही कंडेंस हो जाएंगे, और नाउ दे आर सूटेबल फॉर मेटल रिडक्शन। अब हमारे पास जिरकोनियम क्लोराइड है, और अब हमने इसको कन्वर्ट करना है जिरकोनियम मेटल में, ठीक, जिरकोनियम मेटल में। ये वो कन्वर्जन आ गया। इस रिएक्शन में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट इज हाई प्योरिटी जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड। एक चेंबर, इसको कहते हैं रिटॉर्ट या डबल चेंबर,
रिटॉर्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रेशर ज्यादा होते हैं। ये अगेन ए प्रोसेस वेयर डिस्टिलेशन विल टेक प्लेस। और यहाँ एक चेंबर में जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड लोड कर दी, दूसरे में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों किया है, वही गैस। इसलिए हम एलिंगम डायग्राम को याद करें, वहां ऑक्साइड्स के साथ हम देख रहे थे कौन सी ऑक्साइड स्टेबल है, उसी की किस्म का अगर हम हैलाइड्स का बनाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर हैलाइड देन जिरकोनियम। तो मैग्नीशियम जिरकोनियम में से क्लोरीन को खींच लेगा। ये रिएक्शन इस तरह से होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम आर्गॉन को फीड करेंगे। आर्गॉन को फीड किया, एयर को निकाला, आर्गॉन को फीड किया, उसके बाद पंप आउट किया, फिर आर्गॉन को फीड किया स्लाइटली पॉजिटिव प्रेशर पे, और उसके बाद इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको इसके चेंबर में, इसको इसके चेंबर में। ठीक है, लोड कर दिया हमने जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड और मैग्नीशियम सेपरेट चेंबर्स। इसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म किया, अगर जो हैंडलिंग में अगर कोई और मॉइस्चर है, कोई चीज आ गई, तो वो वोलेटाइल से एक दफा ये क्लीन हो जाए। ठीक, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज इससे एक दफा और रिमूव कर ले। इसके बाद जो रिएक्शन होगा, जो तो कोई भी मेटल अगर कोई कंपाउंड को रिड्यूस करता है तो उसको कहते हैं मेटालोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या रहा है, हो ही रहा है कि ये मेटल इसमें से एक और मेटल की कंपाउंड में से उसका जो रेडिकल पार्ट है इसको खींचेगा और अब ये मेटल बन जाएगा। थर्मिक का मतलब ये है कि इसको गर्म नहीं कर रहे हम, ये खुद हीट ऑफ रिएक्शन इतनी ज्यादा है कि जो यहाँ से हीट पैदा कर रही है। ये कब होगा, जबकि आप किसी कंपाउंड को किसी ऐसे मेटल से रिएक्ट कराएं जो कि इस वाले मेटल से भी ज्यादा रिएक्टिव हो। एल्यूमिनियम की टिपिकल मिसाल है, एल्यूमिनियम मेटालोथर्मिक रिएक्शंस में अक्सर इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग कहीं करनी हो, पिघलाना हो अगर, तो एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं यही प्रोसेस के जरिए। नतीजा इसका क्या निकला जी, सवाल है कोई जी, पूछे। सर मैग्नीशियम बहुत एक्सप्लोसिव नहीं होता, वो हीट में एक्सप्लोसिवनेस उसकी का कोई खतरा तो नहीं होता? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहला, इसके और दो पार्ट हैं इस सवाल के। एक तो ये है कि मैग्नीशियम आग कितने आराम से पकड़ लेता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से एक्सपोज हो तो आग कितने आराम से पकड़ लेगा, तो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ये जो बारूद से उड़ाते हैं ना पहाड़ों को, इसका एक फीता होता है कि अब बारूद रख के एक पतला सा फीता है जो दूर लाते हैं, फिर फीते के कोने में आग लगा देते हैं, इसको कहते हैं फीते में आग लगाना, मुहावरा। तो वो फिर आग जो है वो फिर बुझती नहीं है, फिर वो आग कंटिन्यू होती बारूद तक जाती है और फिर उड़ाती है। तो फीता बारूद नहीं होता। फीता क्या होता है, फीता एक ऐसा मेटल होता है कि एक दफा आग पकड़ लेगा तो फिर वो अब उसने जलना ही जलना है, इसलिए कि ऑक्सीजन से उसकी एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए कि जितनी आग ने गर्मी पैदा की है उतनी गर्मी उसको जलाने के लिए काफी है, बर्न करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए काफी है। और ये जो फीता ये मैग्नीशियम का होता है, जो मैग्नीशियम कैसे ये काम लिया जाता है। ठीक, इससे पहले मैं आपके सवाल पे डायरेक्ट जवाब दूं कि मैग्नीशियम के साथ के अलावा यहाँ पे कोई और मेटल अगर इस्तेमाल हो सकता है जिरकोनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए, टाइटेनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए, यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए, थोरियम की एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम देयर हैलाइड्स, तो वो कैल्शियम है। लेकिन कैल्शियम जो है, कैल्शियम की ऑक्साइड्स बन जाती हैं और कैल्शियम की इम्प्योरिटी लेवल ज्यादा होती है। जब हमें हाई प्योरिटी चीज चाहिए तो हम महंगे मैग्नीशियम पे जाएंगे बजाय निस्बतन सस्ते कैल्शियम के। एक तो इन्फ्लेमेबल होना, एक इन्फ्लेमेबल होना है, और हीट जनरेट करना है ऑक्सीडेशन से। और ये जो हीट जनरेट होगी, जाहिर है कि अब ये हीट चीजों को एक्सपैंड करेगी और इसका एक सब्सिक्वेंट इफेक्ट होगा जो कि कंट्रोल होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज आपने एक्सप्लोजन का जिक्र किया। एक्सप्लोजन किसे कहते हैं? एक्सप्लोजन ये होता है कि जिसको आप धमाका कहते हैं, वो ये होता है कि छोटी सी जगह पे एक छोटा वॉल्यूम एकदम से बड़े वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है।
एक छोटा वॉल्यूम एक बड़े वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब कंडेंस्ड फेज गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। जब कोई भी सॉलिड या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो डेंसिटी जो है डेंसिटी 10,000 टाइम्स ऑलमोस्ट कम हो जाती है। एकदम से अगर किसी एक जगह इतना वॉल्यूम जनरेट हो तो दैट इज एन एक्सप्लोजन। तो यहाँ हमारे केस में आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के साथ जी लिखा हुआ, ये गैस है, इसको गर्म करके गैस बनाया गया है। जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड गैस है, ठीक है, हमारे रिएक्टेंट्स गैस हैं। तो दिस इज डेफिनेटली समथिंग वेरी एक्सप्लोसिव। बिल्कुल सही सवाल है। इसीलिए इस चीज को इस्तेमाल करके यहाँ टर्म इस्तेमाल कर गई थी रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब ये है कि यहाँ गैस फेज से खेलना है और इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए। एक सेफ्टी प्रिकॉशन तो ये है कि हमने इसमें आर्गॉन डाली है। आर्गॉन इनर्ट है, तो जितना इलाका आर्गॉन ले लेगी उतना इलाका ये इनसे बच जाएगा। दूसरे लफ्जों में वो एक पैसिफायर के तौर पे आर्गॉन चीजों को हल्का हल्का रखेगी, हाथ वाला रखेगी। तीसरी चीज यहाँ सेफ्टी वैल्व नजर आ रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये सेफ्टी वैल्व ऑपरेट करेगा, और एक पे इक्तिफा नहीं करते, ये ऑटोमेटिक सेफ्टी वैल्व भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं। ऑपरेटर ये देख रहा है प्रेशर बढ़ रहा है तो और ये नहीं काम कर रहा है किसी वजह से, तो वो मैनुअल सेफ्टी वाल्व खोल सकता है, ठीक। या वो क्या करेगा, या वो आर्गॉन की पर्जिंग बढ़ा देगा, आर्गॉन का फ्लो बढ़ा देगा, तो आर्गॉन कंट्रोल करेगा फिर इसके प्रेशर को। आर्गॉन खुद तो इनर्ट है। तो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि अब पहले हमने इसको हीट किया, इसमें से वोलेटाइल निकाले, फिर हमने अब इसको हीट कर रहे हैं हायर टेम्परेचर के ऊपर। हायर टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे अगर हम, तो फिर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्यूम्स, इनटू गैस। जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग टेम्परेचर है 300 डिग्री, 330 डिग्री, ठीक है। इसके वेपर्स बन जाएंगे, गैसियस फेज में आ जाएगा। इधर से मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 650 है और बॉइलिंग पॉइंट 1000 है। तो मैग्नीशियम पिघलेगा और पिघल के ये भी कुछ फ्यूम्स बनेंगे, फिर इसके फ्यूम और इसके फ्यूम इंटरैक्ट करेंगे। एक तो थ्योरी है जो यहाँ इक्वेशन में लिखी है। अब इस इक्वेशन को अगर हम चले बिलीव करें तो हम क्या कह रहे हैं कि हवा में 3 मॉलिक्यूलों की मुलाकात हो रही है, एक इसका और 2 इसके। हवा में जब एक मॉलिक्यूल को दूसरे की खबर भी नहीं होती, वहां 3 मॉलिक्यूल्स का मिल जाना जो है वो एक रिलेटिवली अनकॉमन चीज है, एक अनकॉमन चीज है। उससे कहीं ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हर तरफ फैल गए ना, तो जो मैग्नीशियम यहाँ पिघल रहा है, सॉलिड से पिघल रहा है, ये उसकी सरफेस पे उससे रिएक्ट कर दे, दैट इज मोर प्रोबेबल। ये रिएक्शन ज्यादा प्रोबेबल है और अल्टीमेटली मैग्नीशियम क्लोराइड लिक्विड बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का अपना जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इनसे काफी ज्यादा है। तो इनिशियली हमारे पास क्या हो रहा है कि इसका लिक्विड बन रहा है ये प्रोडक्ट, ये सॉलिड बन रही है और ये दोनों गैसेस हैं। और जैसा हमने कहा डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज कितना लोड किया है उसके हिसाब से ये रिएक्शन कई दिनों तक चल सकता है। और वहाँ वक्तन फवक्तन हम मैग्नीशियम क्लोराइड को लिक्विड है, इसको हम ब्लीड आउट करते रहते हैं, इसको निकालते रहते हैं। इसको निकालेंगे तो रिएक्शन और आगे जाएगा, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि एक्सेस में मैग्नीशियम दी है कि मैग्नीशियम आखिर में बच जाए, बेशक ये खत्म हो जाए। जब रिएक्शन खत्म होगा तो क्या होगा, इट इज फॉलोड बाय हाई वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं। डिस्टिलेशन क्या मतलब कि एक एक करके इन चीजों को सेपरेट करना। सबसे पहले सबसे आसानी से सेपरेट क्या होगी, सॉलिड नहीं होगा, सॉलिड खड़ा रहेगा, ठीक है ना, दोनों गैसेस निकलेंगी। ये तो गैस खत्म ही हो गई। जब एक्सेस में मैग्नीशियम था तो ये तो हमने मुका दिया सारा। अब हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और जिरकोनियम है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ये तो निकलेगी सीधी सीधी सी बाहर। अच्छा, ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे या प्रेशर कम करेंगे तो ये भी कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस हो जाएगी, ये भी बाहर निकलेगी।
तो अल्टीमेटली जिरकोनियम रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन टू रिमूव एक्सेस मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, यहां से अंजाम में भी क्या मिला? जिरकोनियम। इसको हम कहते हैं जिरकोनियम स्पॉन्ज, इसको कहते हैं जिरकोनियम स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज क्यों बना है, मेल्ट क्यों नहीं बना? उसकी वजह यही है कि यहाँ से एक एक मॉलिक्यूल करके आ रहा है और जुड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विड पिघला हो सारा और फिर वो जमा हो। तो जब एक एक करके मॉलिक्यूल जमा होंगे, इसके सॉरी एटम जिरकोनियम के आएंगे और एक एक करके ये रिएक्शन होगा और एक के ऊपर एक एटम ऐड होते जाएंगे, तो फिर वही होगा जैसे स्पॉन्ज बनता है। ये स्पॉन्ज कैसी चीज है? ये बहुत काम की चीज है। क्यों? इसलिए कि बहुत ही हाई प्योरिटी जिरकोनियम हमने बना दिया है। ये रिलेटिवली बेकार चीज है। क्यों? इसलिए कि इस स्पॉन्ज का तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्पॉन्ज से हम जिरकोनियम ट्यूब तो नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है? अब इस न्यूक्लियर ग्रेड जिरकोनियम को, जो कि स्पॉन्ज के फॉर्म में है, हम क्रश करें। क्रश करके स्क्रीन करें। स्क्रीन से मतलब इसके साइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। और क्या करें? इसको ब्लेंड करें। जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से, मुख्तलिफ साइकिल से हमें जिरकोनियम मिला है, उनको आपस में मिक्स करें ताकि हमें कॉम्पोजिशन की कोई कमी ज्यादती हो तो उसको हम बैलेंस कर ले, विद इन स्पेक्स ले आए। जो ऑफ ग्रेड जिरकोनियम था उसको वापस क्लोरिनेशन के लिए भेज दें। ऑफ ग्रेड इसलिए है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीजें मौजूद है जो अनडिजायरेबल। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने जनाब अब मेल्टिंग की तैयारी करनी है। और ये जो यहाँ फर्नेस है, इसको कहते हैं, इस फर्नेस का नाम है वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग फर्नेस। ये रीमेल्टिंग आया है, ये जहाँ फर्नेस बेसिकली ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल है या तो हाई टेक स्टील्स में या निकल बेस्ड सुपर एलॉयज में। और वहाँ क्या करते हैं हम? वहाँ जो इसका ये ऊपर का हिस्सा इलेक्ट्रोड है। ये इस इलेक्ट्रोड को हम किससे बनाते हैं? इस इलेक्ट्रोड को उस मटेरियल से बनाते हैं जिस मटेरियल को हमने प्रोड्यूस करना है। मारेजिंग स्टील बनाना है तो ये इलेक्ट्रोड मारेजिंग स्टील का होगा। ठीक है। और अगर निकल बेस्ड सुपर एलॉय बनाना है तो ये इलेक्ट्रोड निकल बेस्ड सुपर एलॉय का होगा। फिर क्या होगा? फिर अब हम इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको डीसी करंट देंगे और इसके दरमियान एक उसका इलेक्ट्रोड हमारा खुद ये है जो मेल्टिंग इलेक्ट्रोड जिसको हम कह रहे हैं, नेगेटिव यहाँ पर कनेक्टेड है और पॉजिटिव इधर इसकी बॉडी में, कॉपर की बॉडी ये बाहर की है। ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रोड है बिल्कुल पेंदे पे लगा होता है, पेंदा कॉपर का है। और कॉपर के ऊपर हमें सीड एक चीज होती है, उसकी डिस्क रखते हैं। सीड क्या होता है? इसी का पुरानी डिस्क ले लेते हैं जो पहले बनाया होता है, उसके दरमियान एक फासला रखते हैं, वहां से आर्किंग होती है और उसके बाद चीजें आगे चलती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो बात ये हो रही थी कि इसको पहले हमने बनाया, स्टील का है तो स्टील से बनाया, निकल बेस का है तो निकल बेस से बनाया और दोबारा इसको पिघला रहे हैं। तो दिस इज रीमेल्टिंग। इसीलिए इस फर्नेस को कहते हैं वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है। आर्क इसलिए यहाँ पे आर्किंग हो रही है, रीमेल्टिंग दोबारा पिघला रहे हैं। जिरकोनियम के केस में ये है कि अब ये इलेक्ट्रोड मेल्टिंग से नहीं बना, ये किससे बना है? ये स्पॉन्ज को क्या किया हमने? क्रश किया, स्क्रीन किया और फिर उसको हमने ब्लेंड किया है। ठीक है। तो ये अब क्योंकि मेल्टिंग से नहीं बना तो इसलिए जिरकोन के केस में इसको वैक्यूम आर्क मेल्टिंग का नाम दिया। ठीक। हमने क्या किया? हमने जिरकोनियम स्पॉन्ज को क्रश करके, ग्रेट करके, कंपैक्ट करके इस किस्म की छोटी छोटी टेबलेट्स बना ली। इनको आपस में जोड़ा, जोड़ के इनको वेल्ड किया। ऐसी बहुत सी टिक्कियां बनाई और इन टिक्कियों को फिर आपस में वर्टिकली स्टैक करके और फिर इनकी वेल्डिंग की। तो बेसिकली पाउडर जिरकोनियम को हम यहाँ तक लाए। अच्छा, अब यह तो जिरकोनियम पाउडर था ना, लेकिन जब हम एलॉय बना रहे हैं तो जिरकोनियम के साथ हमें टिन भी शायद ऐड करना पड़े। ठीक है ना।
या कोई आयरन थोड़ा सा, क्रोमियम थोड़ा सा ऐड करना पड़े, तो वो मिक्सचर जो एडिशन जो है वो भी इसी स्टेज पर होगी। अब ये चीज जो है जिरकोनियम प्लस ट्रेडिशंस की मिक्सिंग, उनकी ब्रिकेटिंग, उनकी वेल्डिंग, इस तरह से टिकिया बनाना और फिर इन टिकियों को आपस में वेल्ड करना। तो जो ये शेप बनी है इसको हम कहेंगे दिस इज ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल इसलिए कि अब इस इलेक्ट्रोड में पिघलना है और इंगट बनानी है। ठीक है, ये तो एक पाउडर मेटलर्जी की कॉम्पैक्शन है, ये कंटिन्यूअस मेटल तो है नहीं। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डीसी पावर सप्लाई है हमारे पास, जिसका कि नेगेटिव जो है वो कनेक्टेड किससे, हमारे इलेक्ट्रोड से। इसका पॉजिटिव हमारी इस बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी सारी कॉपर की है, और ये कॉपर क्या है, ये वाटर कूल्ड कॉपर है। यहाँ पानी बह रहा है, पानी किस 40 डिग्री पे, यहाँ इसने पिघलना है किस पे, आर्किंग के जरिए। 2000 के आसपास टेम्परेचर हो सकते हैं, यहाँ पर है 40 डिग्री। ठीक, तो ये इसमें कंटिन्यूसली पानी की एक जैकेट है जिसको ठंडा कर रही है। इसका ये वाला सारा इससे वैक्यूम में, यहाँ से वैक्यूम की सक्शन हो रही है ये वैक्यूम में। और अब क्या होगा कि इसके जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल तो सीड होगा, सीड और इसके दरमियान आर्किंग होगी, आर्किंग होगी तो क्या होगा, ये आर्क यहाँ होगा तो ये इसकी टिप पिघलेगी, पिघलेगी तो खतरा ये नीचे गिरेगा, जब ये नीचे गिरेगा तो ये पिघलता जाएगा और ये जमता जाएगा, और इस तरह से ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाएगा, और यहाँ इंगट हमारे पास इसी मटेरियल की डेवलप होती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स ये है, ये वाले नेगेटिव, इनका ये पोलैरिटी नेगेटिव है। मेल्टिंग बाय आर्क फॉर्मेशन विद इन कॉपर क्रूसिबल, वाटर कूल्ड कॉपर मोल्ड, ठीक है ना, विदाउट क्रूसिबल। दूसरी चीज आपको याद होगा, शुरू में ही हमने ये कहा था, सॉरी क्रूसिबल नहीं, आर्क फॉर्मेशन है, मतलब अच्छा विद क्रूसिबल यहाँ पर नहीं है, दिस इज नॉट क्रूसिबल, इन वाटर कूल्ड मोल्ड बेसिकली। ठीक है, इस पर कोई सवाल है फर्नेस पे? इस फर्नेस में हमने आर्किंग करनी है। आर्किंग के लिए क्या करना है कि इलेक्ट्रोड और इसके दरमियान एक गैप रखना है, और जब हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं तो इस गैप के दौरान आर्किंग होगी, यहाँ से वोल्टेज इनके अक्रॉस हाई वोल्टेज मौजूद है तो ये पिघलेगा। और नीचे कॉपर, अच्छा हमने ये कहा था कि पहले हमने कहा था कि जिरकोनियम की इन्फिनिटी जो है, जिरकोनियम इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट टू डिसॉल्व, तो किसी भी रिफ्रैक्टरी में इसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। रिफ्रैक्टरी को इस्तेमाल करेंगे तो जिरकोनियम उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर मोल्ड में कर रहे हैं, और जैसे ही ये कॉपर मोल्ड इसको ठंडा करेगा क्या होगा, ये फौरन यहाँ से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, फौरन सुकड़ जाएगा ना, तो यहाँ से दीवार से ये फौरन डिटैच हो जाएगा, और इसमें इस जगह पे आर्गन हीट की जाती है ताकि इसको ठंडा कर सके। ठंडा कैसे करें, कन्वेक्शनल करंट से। अच्छा, जब ये आर्किंग हो रही है और इधर से ठंडा हो रहा है तो क्या होगा, ये फौरन जम जाएगा। तो हमारा लिक्विड मेटल बहुत छोटे से इलाके में, कंपेयर करें इसको कि मैंने कई टन मेटल जो है वो मैंने पिघलाया, पिघला के हमने उसको किसी मोल्ड में डाला। जब मोल्ड में उसको हमने डाला है तो अब इतना बड़ा लिक्विड मेटल है, उसकी वो जब जमेगा तो उसके अंदर सेग्रीगेशन होगी टनों के हिसाब से। यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ा सा मेटल सिर्फ है, केजीज में मेटल है जो पिघला हुआ है, तो यहाँ पर जो सेग्रीगेशन है वो केजीज के हिसाब से। दूसरी चीज ये कि ये कॉपर की कंडक्शन इतनी है कि तेजी से ठंडा हो रहा है। जब ये तेजी से ठंडा हो रहा है तो जो सॉलिडिफिकेशन स्ट्रक्चर है, जो डेंड्राइट्स हैं, ये बहुत फाइन है, ये बहुत फाइन स्ट्रक्चर है, तो माइक्रो सेग्रीगेशन भी बहुत फाइन होगी। ठीक, ये हम देख चुके हैं कि आर्क क्रिएट होता है, वेरी सिमिलर टू वेल्डिंग आर्क।
और इसकी जो आग की गर्मी की वजह से ये पिघलता है। और अब ये कतरा कतरा जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा वैक्यूम में से, अगर मेटल का हर कतरा वैक्यूम में एक एक कतरा जा रहा है थ्रू वैक्यूम, तो वो क्या करेगा, वैक्यूम उसमें से सक कर लेगा गैसेस को, जो डिसॉल्व गैसेस हैं वो सक कर लेगा। इसी तरह इसके अंदर इस हाई टेम्परेचर पे वैक्यूम में अगर कोई कंपाउंड्स है, कोई इंक्लूशंस है, कोई ऑक्साइड्स है, वो ऑक्साइड टूट जाएंगी, कार्बाइड्स टूट जाएंगी, ठीक है ना। तो वो बहुत से ऐसे इंक्लूशंस जो हैं वो तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, जो रह भी जाएंगे वो सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि वो उनकी डेंसिटी कम है मेटल से। मेटल ड्रॉपलेट्स फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोड इनसाइड द वैक्यूम, हमने डिस्कस कर लिया है। ये वो फाइन स्ट्रक्चर है जिसका मैंने कहा था कि ये जो ये वाला टू फेज रीजन है, ये टू फेज रीजन है, या बहुत ही फाइन डेंड्राइट्स बनेंगे, तो सेग्रीगेशन जो है वो भी बहुत ही फाइन स्केल पे हो रही है, ठीक है। Melting in water cooled copper crucible means no metal refractory reaction, ये refractory है ही नहीं। स्मॉल मेल्ट पूल ये वाला केजीज में बजाय टनों में होने की, इसकी वजह से जो टू फेज रीजन ये वाला, ये टू फेज रीजन है, ये ऑल्सो दिस इज वेरी स्मॉल। तो डिफेक्ट्स लाइक पोरोसिटी, डिफेक्ट्स लाइक गैस एनट्रैपमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी गैस इसको तो वैक्यूम सक कर रहा है हर खतरे में से। हाईली होमोजेनाइज्ड composition, जो सर्टिफिकेशन है वो वेरी मच कंट्रोल्ड, मैक्रो और माइक्रो दोनों सेग्रीगेशंस इसमें बहुत कम हो रही है। क्लीन एलॉय बनेगा, इफेक्टिवली रिमूव्स ऑल द गैसेस या वोलेटाइल इंप्योरिटीज, डिफेक्ट्स इसमें नहीं होंगे। जैसे हमने कहा कि जो लेस स्टेबल ऑक्साइड्स हैं, ये ट्रैप एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिनकी की हमें जरूरत नहीं है या नुकसान नहीं है, वो डिसोसिएट हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड वैक्यूम। तो वेरी रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स। ये मेटल हमारे पास बन गया, इसकी इंगट बन गई, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम फोर्ज करेंगे ताकि जो भी सेग्रीगेशन छोटी मोटी है वो खत्म हो, फिर उसमें से अपनी मर्जी के ये पाइप एक्सट्रूड करेंगे। हमें किसकी जरूरत है, सिलिकॉनियम एलॉय के पाइप की। पाइप हमारे पास ये हॉट प्रोसेस है एक्सट्रूशन का, इसके बाद हम कोल्ड प्रोसेस में, दिस इज पिलगरमेंट, जो कि बहुत ही प्रिसाइज में वॉल थिकनेस देता है, प्रिसिशन चाहिए यहाँ पे, तो वो आ जाएगा। उसके बाद पिटिंग का मतलब सरफेस क्लीनिंग इसकी, यानी विद एसिड या विद अदर मींस, और नाउ वी आर रेडी विद द ट्यूब। तो बच्चों सवाल है यहाँ तक कोई?